हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। रिसेप्शनिस्ट की बातों को सुनकर इशिता कंफ्यूज होकर कहती है, इम्पॉर्टेंट लेटर पर क्या वो मेरे पास नहीं है? और उनसे मिलने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप एक बार उन्हें कह दीजिए इशिता उनसे मिलने आई है। इशिता की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए कहती, मैडम देखिए, यहाँ के रूल्स हैं, हम ऐसे ही किसी को भी सर के से मिलने नहीं दे सकते। और सर के बहुत सारे शेड्यूल बने होते हैं, वह ऐसे किसी से भी नहीं मिल सकते। अगर किसी को भी उनसे मिलना होता है तो उनके पास हूँ, अदरवाइज जब तक अंदर से ऑर्डर नहीं मिलता उन्हें यहाँ बैठकर इंतज़ार करना पड़ता है। आपका नाम भले ही इशिता हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उनकी कोई लगती होगी। आप प्लीज़ वहाँ इंतज़ार कीजिए, मुझे और भी काम है, मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए। यह कहकर रिसेप्शनिस्ट अपना फ़ोन लेकर किसी को कॉल करने लगी। वहीं इशिता ने जब यह देखा तो वह चुपचाप सामने वाले टेबल पर जाकर बैठ गई। वह वहाँ बैठी ही थी कि तभी अचानक से उसे ख्याल आया कि क्यों ना वो खुद कबीर को कॉल करके बताए कि वो वहाँ आई हुई है। उसने अपना फ़ोन निकाला और कबीर को कॉल करने के लिए लगा दिया, लेकिन 2 बार कॉल करने पर भी कबीर ने इशिता का फ़ोन नहीं उठाया। रिसेप्शनिस्ट ने अब तक कई सारे लोगों को इशिता के बारे में बता दिया था। वहाँ आने जाने वाले के जितने भी लोग थे वे इशिता को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे, क्योंकि वह पहली बार था कि कोई लड़की कबीर को उनके नाम से बुला रही थी। ऐसे में उनके लिए यह बहुत हैरानी थी। यह वहाँ बैठे बैठे इशिता को भी बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो और सब उसे गुनहगार की नज़रों से देख रहे हैं। इधर कबीर मीटिंग रूम में बैठकर मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इशिता वहाँ आई हुई है। वहीं कबीर का एक्सीडेंट भी कबीर के साथ बैठकर मीटिंग में होने वाली हर बात को ध्यान दे रहा था। कुछ समय पहले ही मीटिंग ओवर हुई तो कबीर ने अपना फ़ोन लिया और असिस्टेंट्स को इशारा करके मीटिंग रूम से बाहर चला गया। कबीर मीटिंग रूम से बाहर निकला ही था कि तभी कंपनी का स्टाफ कबीर के पास आके कहता, सर एक लड़की आपसे मिलने आई है और वो कह रही थी कि वो आपको जानती है। स्टाफ की बात सुनकर कबीर अपनी आंखें छोटी करके कहता है, मैंने कहा ना, कोई लड़की अगर मेरा नाम लेकर यहाँ आए तो उसे आने मत देना, उसे यहाँ से दफ़ा करो और कहना दोबारा यहाँ ना आए। इतना कहकर कबीर गुस्से में वहाँ से चला गया। असिस्टेंट भी स्टाफ को इशारा करके कबीर के पीछे गया। वह कबीर के साथ जा ही रहा था कि तभी उसने ऊपर से ही नीचे बैठी इशिता को देख लिया। इशिता को देखकर असिस्टेंट भागकर कबीर के पास आकर कहता है, सर वो मैडम आई हुई हैं। असिस्टेंट की बात सुनकर पहले तो कबीर के कान खड़े हो गए। वह तुरंत चलते चलते रुक गया और फिर वो पीछे मुड़कर असिस्टेंट को देखकर कहता है, कौन मैडम, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं काम कर रहा हूँ? यह कहते हुए वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। पर तभी असिस्टेंट ने दोबारा कबीर से कहा, सर इशिता मैडम वह नीचे शायद आपका इंतज़ार कर रही हैं, वह देखिए। यह कहते हुए कबीर को नीचे की ओर देखने का इशारा कर दिया। कबीर की नज़र जब इशिता पर जा चुकी थी जहाँ इशिता के सामने रिसेप्शनिस्ट गुस्से में उससे बात कर रही थी। यह देखते ही कबीर ने अपना फाइल असिस्टेंट को दी और तुरंत नीचे की ओर भाग गया। जब असिस्टेंट ने देखा कि कबीर लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से जा रहा है तब वह भी तुरंत कबीर के पीछे गया। इधर रिसेप्शनिस्ट स्टाफ की बातों को सुनने के बाद इशिता को वहाँ से जाने के लिए कह रही थी, क्योंकि कबीर का आर्डर था, वह किसी से नहीं मिलना चाहते। ऐसे में वह इशिता का इंतज़ार करवा कर उसका समय बर्बाद नहीं करवाना चाहती थी। वहीं इशिता कई बार कबीर से मिलने की बात कर रही थी। जब रिसेप्शन ने देखा कैसे इशिता नहीं जा रही है तो वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, देखो मैं काफ़ी समय से तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे ऐसे हमारे सर पर नाचोगी। तुम्हें मैं आखिरी बार कह रही हूँ, यहाँ से चली जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें धक्के मार कर निकालूंगी। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर इशिता को समझाते हुए कहती है, लेकिन आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? मुझे उनसे मिलना है और मैं उनके उसने इतना ही कहा था कि तभी रिसेप्शनिस्ट गुस्से में कहती है, देखो तुम जो भी हो, यहाँ पर इस चीज़ से किसी को कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना हमारे सर को पता चल गया ना तो वो तुम्हारी ऐसी धजिया को हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले जाने लगी। पर तभी रिसेप्शनिस्ट को एहसास हुआ कि सीता वहाँ से हिल नहीं रही है।
वह जैसे ही पीछे मुड़ी उसकी नज़र कबीर पर चली गई, जिसने उसका दूसरे हाथ पकड़ के रखा था। कबीर को देखते ही रिसेप्शन डर के मारे तुरंत पीछे हो गई। वहीं इशिता ने जब कबीर को देखा तो वह तुरंत उसके पास आ गई। तभी कबीर ने असिस्टेंट को गुस्से में देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ बदतमीजी करने की? माफ़ी मांगो इससे, अभी के अभी माफ़ी मांगो, वरना तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कबीर की बात सुनकर रिसेप्शन हैरानी से कहती, लेकिन सर यह आपको आपके नाम से बुला रही थी और आपने ही तो कहा था कि आप किसी से नहीं मिलना चाहती, इसलिए मैं इन्हें यहाँ से हटा रही थी। पर मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैं तो अपना काम कर रही थी। रिसेप्शन की बात सुनकर कबीर गुस्से में दांत पीसकर कहता है, यह मुझे नाम से बुला सकती है क्योंकि यह मेरी पत्नी है। शी इज़ माई वाइफ। और आइंदा से किसी ने भी मेरी पत्नी से ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज मैं तुम्हें आखिरी बार छोड़ रहा हूँ। अगली बार कोई गलती हुई ना तो खास करके मेरी पत्नी को लेकर तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम एक लड़की हो और मेरी कंपनी में सालों से काम कर रही हो। यह कहते हुए कबीर इशिता को देखते हुए कहता है, और जब तुम यहाँ आई तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मुझे बताना चाहिए था। और तुम्हें किसने इन सब से परमिशन लेने के लिए कहा? तुम्हें डायरेक्ट अंदर आना चाहिए था। यह ऑफिस तुम्हारा भी है और तुम्हें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है सिवाय मुझसे। ऑफिस से में झगड़ा। कबीर की बात सुनकर इशिता उसे देखते हुए कहता है, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने आपको कॉल किया था पर आपने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया और मैं उनसे कह रही थी कि मैं आपको जानती हूँ, पर इन्होंने कहा कि आप ऐसे ही किसी से नहीं मिलते हो। इसमें किसकी भी कोई गलती नहीं है, यह तो अपना काम कर रही थी। इशिता की बात सुनकर कबीर ने रिसेप्शन को देखा तो वह इशिता से माफ़ी मांगते हुए कहती, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, मुझे नहीं पता था कि सर कि आप वाइफ हैं और ऐसे में मेरी गलती है। मैं आपकी बात सुन भी नहीं रही थी, मुझे आपकी बात भी सुननी चाहिए थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। रिसेप्शन की बात सुनकर इशिता कबीर से कहती, आप इसे जाने दीजिए ना, इसकी सच में कोई गलती नहीं है। मैं तो यहाँ पर दादी के कहने पर आई थी, अब मुझे आने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। इशिता की बात सुनकर कबीर ने एक नज़र सभी को देखा और फिर उसे लेकर वहाँ से चला गया। असिस्टेंट ने जब यह देखा तो उसने रिसेप्शनिस्ट को इशारा किया और वहाँ से चला गया। उन लोगों के जाते ही एम्प्लॉयर आपस में बात करने लगे। एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कह रहा था, क्या यह कबीर सर की वाइफ है? यह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन सर ने आज तक हमें उनकी वाइफ्स के बारे में बताया क्यों नहीं, और ना ही कभी हमें यह पता चला कि उनकी शादी हो गई। मतलब क्या सर बताना नहीं चाहते हैं? और आज जब उनकी वाइफ अचानक से आई तो वह बहुत साधारण सी बात हुई ना। मतलब मुझे लगा था कबीर सर की वाइफ जो भी हो बनेंगी वो बहुत हाई फाई होंगी, लेकिन इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यह बहुत साधारण लग रहती हैं। और तुमने देखा नहीं, रिसेप्शनिस्ट ने कहा, कितना कहा, पर भी इन्होंने बार भी नहीं चिल्लाया, बल्कि रिसेप्शन को माफ़ करके चली गई। पहले एम्प्लॉय की बात सुनकर उनके बगल के दूसरे एम्प्लॉय कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से हमारे सर हैं वैसे ही उनकी वाइफ भी हैं। चलो अब हम लोग अपना काम करते हैं, वरना सर को पता चला तो वह खामखा गुस्सा करेंगे। यह कहकर वह लड़की अपने साथियों के साथ अपने अपने जगह पर चली गई। इधर कबीर इशिता के साथ कैबिन में आया। तभी असिस्टेंट कबीर के पास आकर धीरे से कहता है, सर मिस्टर सोहेल का कॉल आया था, वह आज मीटिंग करने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि थोड़ी ही देर में वो यहाँ आने वाले हैं। असिस्टेंट की बात सुनकर कबीर उसे देखते हुए कहता है, ठीक है, तुम उसे मीटिंग रूम में बैठने को कहो, या फिर एक काम करो मेरे कैबिन में भेज देना। और हाँ, कल जो मैंने प्रोजेक्ट ऑनलाइन भेजा था उसका सारा रिकॉर्ड बनाकर देने के लिए कहा था, वो ले आओ। यह कहकर वो अपनी जगह जाकर बैठ गया। तभी असिस्टेंट भी वहाँ से चला गया। इशिता कबीर से के पूरे ऑफिस को देख रही थी, जो देखने बहुत शांत लग रहा था। कबीर जिस तरह से घर में अपने कमरे को सजा कर रखता है सिंपल तरीके से, वैसे ही उसने अपने कैबिन को भी रखा था। हर जगह सफ़ेद रंग का ही सामान रखा हुआ था। यह देखकर इशिता सोफे पर जाकर बैठ गई। कबीर अपनी जगह पर बैठकर इशिता को देखते हुए कहता है, तो तुमने मुझे कॉल किया था पर मेरा इसलिए मैंने देखा नहीं, पर तुम मेरे असिस्टेंट को कॉल कर देती। यह सब छोड़ो, तुम मुझे यह बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? जबकि तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो तुम्हें रिवीजन की तैयारी करनी चाहिए।
कबीर की बात सुनकर इशिता उसे देखते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं आना चाहती थी। भला मैं आपसे मिलने के लिए ऑफिस क्यों आऊँगी? मैं तो किचन में थी, तभी दादी ने मुझे कहा मुझे आपके लिए टिफ़िन लेकर जाना है। ड्राइवर टिफ़िन ले जाना भूल गया। मैं तो टिफ़िन ड्राइवर को से भिजवा रही थी, पर दादी ने कहा कि मुझे जाना चाहिए। इसलिए सुनकर कबीर अपनी आंखें छोटी करके कहता है, तो तुम अपने मन से नहीं दादी के कहने पर आई हो। ठीक है, फिर तुम ये बताओ, बाहर नीचे रिसेप्शनिस्ट जब तुम्हें इतना बुरा भला कह रही थी तो तुम उसकी बातों को सुन क्यों रही थी? तुम बात नहीं कर सकती थी कि मैं तुम्हारा पति हूँ? या फिर तुम बताना नहीं चाहती थी? क्या तुम्हें क्या बताने में शर्म आती है कि कबीर खन्ना तुम्हारा पति है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अगर बस लोगों को बता दोगी कि मैं तुम्हारा पति हूँ तो लोग तुम पर उंगली उठाएंगे, यह बोलेंगे कि तुमने किसी से कहती? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो उसे बात बता रही थी, पर वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती थी, और जब तक मैं उससे बताती तब तक आप आ चुक गए थे। भला मुझे किसी को बताने में कैसी शर्म? आप मेरे पति हैं। यह बात लोग सुनेंगे तो वह मुझ पर उंगली थोड़ी ना उठाएंगे, वो तो खुद हैरानी में पड़ जाएंगे। इशिता की बात सुनकर कबीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर इशिता भी मुस्कुराने लगी। तभी कबीर ने घड़ी में समय देखा। सोहेल के आने का समय हो चुका था। उसने इशिता को देखकर कुछ कहा और फिर इधर अनाया सोहेल के लिए टिफ़िन पैक कर रही थी। वह उस टिफ़िन को लेकर ऑफिस के लिए जाने वाली थी, जिस वजह से उसने टिफ़िन को टेबल पर रखा और अपने कपड़े बदलने के लिए कमरे में चले गई। इधर अंजलि जब घर के अंदर आई तो उसने टिफ़िन देख लिया। तभी उसने नौकर को देखते हुए कहा, यह टिफ़िन किसका है और यह यहाँ क्यों रखा हुआ है? क्या सोहेल टिफ़िन लेकर नहीं गया? अंजलि की बात सुनकर नौकर जो डाइनिंग टेबल साफ़ कर रहा था वो मुस्कुराते हुए कहता है, सर ने अच्छे से नाश्ता नहीं किया था, जिस वजह से मैडम खुद उनके लिए अपने हाथों से खाना बना कर लेकर जा रही हैं, और यह खाना मैडम खुद ही लेकर जाएंगी। वह अभी कमरे में तैयार होने गई हैं। इतना कहकर नौकर वहाँ से चला गया। नौकर के जाते ही अंजलि की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने एक नज़र टिफ़िन को देखा और फिर टिफ़िन लेकर सीधा किचन में जाने लगी, पर तभी उसने देखा किचन में पहले से नौकर हैं। वह वापस मुड़कर डाइनिंग टेबल के पास आई और टिफ़िन खोलकर उसमें देखने लगी कि आखिर बनाया क्या है। जैसे ही अंजलि ने टिफ़िन खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन दूसरे ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह तुरंत टिफ़िन को वापस बंद करके चुपचाप वहाँ से चली गई। थोड़ी ही देर बाद जब अनाया तैयार होकर नीचे आई तो टिफ़िन लेकर बाहर चली गई। कुछ समय बाद अनाया जब सोहेल के ऑफिस पहुंची तो उसने देखा सभी लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन अनाया सब कुछ इग्नोर करके रिसेप्शन के पास गई और उससे सोहेल के बारे में पूछने लगी। अनाया की बातों को सुनकर रिसेप्शन मुस्कुराते हुए कहती है, सॉरी टू से बट सोहेल सर ऑफिस में नहीं है। उनकी आज मिस्टर खन्ना के साथ मीटिंग थी तो वह उनके ही कंपनी गए हैं, और अगर आपको उनसे मिलना है तो आप अगली बार प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा। रिसेप्शन की बात सुनकर अनाया अपनी आंखें छोटी करके कहती है, के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेटर लाना पड़ेगा। सीधे सीधे बता देती कि वो कहाँ है, जो ज़्यादा मैं बोलता है भी नहीं। अगली बार मैं आऊँगी तो इतना बोलने की सोचना भी मत। इतना कहकर अनाया मुंह बनाकर ऑफिस से बाहर चली गई। ऑफिस में से बाहर आते ही अनाया गहरी सांस लेकर कहती है, यह इंसान एक जगह रहता नहीं है। क्या अब मुझे भाई के ऑफिस जाना पड़ेगा? लेकिन मैं वहाँ कैसे जाऊँ? मतलब अगर मैं जाऊँगी तो भाई भी वहीं होंगे और वह गधा भी वहीं होगा। क्या पता वहाँ जाने पर वह मुझ पर गुस्सा हो जाए। खैर भाई तो होंगे ही, वो भाई के सामने मुझ पर गुस्सा नहीं करेगा। यह सोचते हुए अनाया ने अपनी गाड़ी को देखा, फिर जल्दी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गई। इधर इशिता ने सोहेल को देख लिया था। वह इससे बात करना चाहती थी, लेकिन कबीर ने सोहेल को उससे मिलने का मौका भी नहीं दिया। वह जानबूझकर सोहेल के साथ बैठकर मीटिंग स्टार्ट कर चुका था और वह बात सोहेल भी समझ चुका था। इशिता यही सब सोच ही रही थी कि तभी कैबिन का दरवाज़ा खुला। उस बीच में इशिता की नज़र अनाया पर चली गई, जो हाथ में टिफ़िन लिए कैबिन के अंदर झाँक रही थी। अनाया ने अब तक इशिता को नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर इशिता को देखा तो उसकी आंखें फटे की फटी रह गई। वह तुरंत ऑफिस के अंदर जाकर इशिता को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, तुम भी यहाँ हो? अनाया ने इतना ज़ोर से चिल्लाया था कि कबीर और सोहेल दोनों की नज़र तुरंत अनाया पर चली गई। इशिता यह जानती थी कि अनाया सोहेल के लिए टिफ़िन बना रही थी लेकिन उन दोनों को यह पता नहीं था कि अनाया डायरेक्ट कबीर के ऑफिस आ जाएगी।
अनाया के बिना उन दोनों को देखिए इशिता के पास जाकर उसे कसकर गले लगा लेती है। वहीं सोहेल अपनी आंखें छोटी करके उसे देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम्हें घर पर अगर पढ़ाई करनी है? सोहेल की आवाज़ सुनते ही अनाया को ख्याल आया कि वह वहाँ किस लिए आई थी। वह तुरंत इशिता से दूर हुई और सोहेल को देखते हुए कहने लगी, वो तो मैं इशिता से मिलने आई थी। सोची कि इसी तरह से मिलकर थोड़ी पढ़ाई की बातें कर लूँगी। और फिर मैंने सोचा जब मैं जा ही रही हूँ कि तुम्हारे लिए टिफ़िन लेकर जाती हूँ। वैसे भी तुमने मेरी वजह से सुबह नाश्ता नहीं किया था। अनाया की बात सुनकर सोहेल गुस्से में कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नाश्ता करूँ या ना करूँ, इससे सिर्फ मुझे फ़र्क पड़ता है, तुम्हें नहीं। तो अगली बार से ऐसी हरकत करने से पहले मुझसे पूछ लेना। सोहेल की बातों को सुनकर अनाया अपनी आंखें छोटी करके कहती है, तुम यहाँ मीटिंग करने आए हो ना, तो मीटिंग पर ध्यान दो। मुझसे बात करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? अनाया और सोहेल को इस तरह से झगड़ा करते हुए देखकर इशिता ने कबीर को इशारा किया, जिसे देखकर कबीर एक गहरी सांस लेकर कहता है, बस करो तुम दोनों। यह मत भूलो कि यहाँ मीटिंग चल रही है। ये तुम लोगों का कोई प्ले ग्राउंड नहीं है जहाँ पर तुम लोग आराम से झगड़ा कर रहे हो। यह कहते हुए कबीर ने सोहेल से कहा, और तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें एक प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना है क्योंकि इसे मैंने बनाया है। हम दोनों को साथ मिलकर काम करने को कहा है और ऐसे में तुम पीछे नहीं हट सकते हो। तुमने सिग्नेचर किए थे और अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें अभी याद दिला देता हूँ। तो तुम होते कौन हो मुझे यह सब बताने वाले? मेरा जब मन करेगा तब मैं काम करूँगा, जब मन नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारे पर चलूँगा। अब मेरा मन नहीं है मिस्टर जॉनसन के साथ काम करने का, तो मैं नहीं करूँगा। तुम्हें करना है तो तुम करो। अगर तुम्हें यह पूरी प्रॉपर्टी चाहिए ना तो ले लो, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं चाहिए। सोहेल की बात सुनकर कबीर भी कहाँ शांत रहने वाला था, वह भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या मैं भिखारी लग रहा हूँ जो तुम दोनों दोगे वो ले लूँगा? इतना ही कहकर वो तुम खुद ही सारी प्रॉपर्टी ले लो, मुझे नहीं चाहिए। एक बात याद रखना, मिस्टर जॉनसन से हम दोनों ने वादा किया था और अगर तुम पीछे हटोगे तो मैं भी पीछे हट जाऊंगा और सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर जाएगा। उन दोनों को इस तरह से झगड़ते हुए देखकर इशिता अनाया हैरानी से बस चुपचाप उन दोनों को ही देख रही थी। बेचारी वह दोनों तो टिफ़िन लेकर आई थी ताकि शांत होकर अपने पति को खाना खिला सके, पर यहाँ तो दोनों का भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं जैसे सालों पुराने कुत्ते और बिल्ली की दुश्मनी सामने आ गई हो। गाइस ऐसी